नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सीएम पुष्कर धामी का बड़ा तोहफा। सीएम धामी ने दीपावली पर कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। सीएम ने दीपावली बोनस और महंगाई भत्ता दोनों को मंजूरी दे दी है। सरकार के तोहफे से 1.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने दीपावली बोनस और महंगाई भत्ता दोनों को मंजूरी दी है। तो दीपावली नजदीक आ रही है, ऐसे में तमाम राज्य सरकारें सरकारी कर्मचारियों को सरकार की ओर से तोहफा दे रही हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दीपावली बोनस और महंगाई भत्ता दोनों को मंजूरी मिल गई है। इससे 1.5 लाख कर्मचारी प्रभावित होंगे। 1.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और 1.5 लाख कर्मचारियों में खुशी का माहौल भी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की ओर से ये बड़ा तोहफा और कर्मचारियों को खुश करने का तोहफा। अगर कर्मचारी खुश होंगे तो बेहतर आउटपुट होगा और बेहतर कार्य किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में फिल्म निर्माता सत्यजीत मिश्रा की फिल्म जान अभी बाकी है के मोशन पोस्टर का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। इस अवसर पर फिल्म की टीम को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि फिल्म निर्माताओं से अनुरोध है कि वे अपनी फिल्मों में उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही राज्य की अनूठी लोक संस्कृति व परंपराओं के फिल्मांकन को भी प्राथमिकता दें। फिल्म निर्माता उत्तराखंड में शूटिंग के दौरान अधिक से अधिक स्थानीय प्रतिभाओं, फिल्म टेक्नीशियन व युवाओं को अवसर दें। उत्तराखंड में युवा प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आशा है कि राज्य में फिल्म उद्योग के अधिक से अधिक विस्तार से स्थानीय प्रतिभाओं के लिए भी अवसर के नए द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम फिल्म नीति का और भी अधिक आकर्षक बनाने पर कार्य कर रहे हैं ताकि राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। राज्य में फिल्म शूटिंग निःशुल्क कर दी गई है और फिल्म पॉलिसी में तकरीबन 1,50,00,000 रुपए की सब्सिडी की व्यवस्था भी कर दी गई है। हिमालयी राज्यों में कैसे आपदा से नुकसान कम हो, इसके लिए नैनीताल के एटीआई में मंथन चल रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने किया तो राज्य के मुख्यमंत्री इस कार्यशाला में वर्चुअली जुड़े। केंद्र सरकार के सहयोग से 2 दिवसीय पर्वतीय राज्यों की क्षमता के विकास पर चल रही इस सेमिनार में 11 राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे विश्व में आज न सिर्फ तापमान बढ़ रहा है बल्कि ग्लोबल वार्मिंग बड़ा खतरा है, जिससे पीने के पानी का संकट खड़ा हो सकता है। सीएम ने कहा कि इस सेमिनार से जो नतीजे आएंगे वो हमारे कार्यालय को भी भेजेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां बाबा केदार के दर्शन और पूजन के बाद पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के केदारनाथ आगमन को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी का भव्य तरीके से केदारपुरी में स्वागत किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को देखते हुए केदारपुरी को सजाया भी जा रहा है और पूरे मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि वे आपदा के बाद केदारनाथ धाम के चहुमुखी विकास को लेकर संकल्पित हैं। धीरे धीरे वे सभी चीजों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर बाबा का धाम रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदार के धाम सुबह 8:30 बजे पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना के साथ महाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे योजना का शिलान्यास करेंगे। जी, जो केदारनाथ केबल कार का रोपवे का जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो प्रारंभिक डीपीआर और जो सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और उसमें निश्चित तौर पे आने वाले समय में जैसे ही केबल कार रोपवे का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, ट्रैवल टाइम भी कम होगा और साथ ही जो हमारा ट्रैक रूट है उस पर भी लोड कम होगा।
और जो यात्रियों की संख्या में जो बढ़ोतरी देख रहे हैं उनको काफ़ी हम सहूलियत से और कम एफर्ट्स में वो अपने दर्शन कर पाएंगे। जी, परसों माननीय प्रधानमंत्री जी बाबा केदारनाथ धाम पे आ रहे हैं। उस दिन उसी स्वागत की पहले स्वागत हो जाएगी। उसके बाद बाबा जी माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने और हमारा मुख्यमंत्री जी और हमारा मंदिर समिति के लोग भगवान केदारनाथ के धाम पे मंदिर के अंदर भगवान केदारनाथ जी की अभिषेक पूजा और विश्व शांति के लिए पूजा करके आयोजित किया जाता है। परसों तो हम केदारनाथ बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं कि 21 अक्टूबर को सुबह तकरीबन 8 बजे केदारनाथ हेलीपैड पर पहुंचेंगे। सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक बाबा केदार का दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद जो अगला कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो हम आपको बता रहे हैं। सुबह 9 बजे केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे संबोधित भी करेंगे और सुबह 9:10 पर शंकराचार्य समाधि के दर्शन भी करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको हम बता रहे हैं कि क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सुबह 9:25 पर मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर के राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर लगाव किसी से छिपा नहीं है। कई मौकों पर प्रधानमंत्री ने दोनों धामों में साधना की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह है। वहीं बद्रीनाथ धाम के पुजारी भुवन चंद्र उनियाल का कहना है कि पीएम मोदी जैसी पूजा चाहेंगे वैसी पूजा करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी का 21 अक्टूबर का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रातःकाल देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून से केदारनाथ जी में जहां दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद वहां के जितने भी काम चल रहे हैं उन सभी कामों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ जो केबल कार केदारनाथ के लिए चलने वाली है उस केबल कार का भी शिलान्यास करने वाले हैं। तत्पश्चात बद्रीनाथ धाम जाएंगे और बद्रीनाथ धाम में जाकर वहाँ के जो मास्टर प्लान के तहत काम हो रहे हैं उन सभी कामों को देखेंगे और उनको देखने के बाद वहाँ पर जो हमारा हेमकुंड साहब के लिए जो रोपवे बनने वाला है, रोपवे और कुछ प्रमुख सड़कें हैं उन प्रमुख सड़कों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ माड़ा गांव में सीमांत क्षेत्र के लोगों को एक जनसभा भी वहाँ पर उनके माध्यम से संबोधित। ये तो मोदी जी ही बताएंगे इसके बारे में निश्चित रूप में, पर हमारी आशाएं हैं कि इस प्रकार का स्नेह और प्रेम वो हमारे इन धामों से बनाए रखें। देखिए, जब ऐसे लोग मंदिर में पहुंचते हैं, मुख्य बात चारों ओर व्यवस्था चाक चौबंद हो जाती हैं, वो सब हो रही हैं और पूजा में बैठेंगे तो हमें भी सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसी पूजा वो चाहेंगे तदनुसार हम पूजा करेंगे। मुझे संभावना लग रही है कि अभिषेक में बैठेंगे जरूर, और यदि वो अभिषेक पूजा में बैठते हैं तो हम अपना भी सौभाग्य समझेंगे। बाबा केदार के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा बेहद खास होगा। प्रधानमंत्री लगातार छठी बार उत्तराखंड कपाट बंद होने से पहले दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा अध्यात्म के साथ ही देश की सुरक्षा व रक्षा के लिहाज से भी अहम होगा, क्योंकि 2 नए राजमार्गों के निर्माण का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास रखकर प्रस्तावित किया गया है। साथ ही चीन सीमा पर बसे माड़ा गांव में भी प्रधानमंत्री की एक सभा रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर राज्य सरकार जहां उत्साहित है, वहीं पहाड़ के लोग भी प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए आतुर है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। बाबा केदार के उत्तराखंड सरकार 1000 पदों पर राज्य के शिक्षा विभाग में बीआरसी सीआरसी पदों पर नियुक्ति करने जा रही है। ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर इनकी तैनाती होगी। राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकार के निर्देशों पर इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि बीआरसी सीआरसी तैनाती के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन्हें संकुल प्रभारी भी कहा जाता है। इनका काम
2 विद्यालयों के बीच प्रबंधन और आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा देना भी होता है। इस व्यवस्था से राज्य में सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन का काम और मजबूत होगा और इस पद पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 1000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। शिक्षा विभाग में न्याय पंचायत स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे इस जो हमारे सीआरसी और बीआरसी हैं, जिनको उत्तराखंड में सीआरपी बीआरपी बोलते हैं, उनके पदों पर तैनाती की जानी है और भारत सरकार ने इसमें धनराशि भी स्वीकृत की हुई है और हमने एक प्रस्ताव भी बना के भेजा हुआ है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से लगभग 1000 पदों पर ये नियुक्तियाँ की जानी हैं और शीघ्र ही उस पर जैसे ही शासनादेश निर्गत होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से आउटसोर्सिंग कर रहे हैं तो जो नए हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको रखेंगे और उसमें क्वालिफिकेशन हमने निर्धारित की हुई है। और जो आपने कार्य के बारे में पूछा है तो इसमें 2 तरह के कार्य इनके होते हैं, एकेडमिक्स भी होता है और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है। तो मिड डे मील की व्यवस्था करना या एकेडमिक्स में अगर किसी स्कूल में अगर किसी तरह की पढ़ाई की दिक्कत हो रही है उसको दूर करना, एक स्कूल के टीचर को दूसरे स्कूल में ले जा करके पढ़ाना, मतलब इस तरह की जो भी दिक्कतें परेशानियां उनको लोकल स्तर पे होती हैं उनको दूर करने का काम होता है। अभी हमारे विभागीय जो शिक्षक हैं वही इन पे तैनात थे, तो पिछले वर्ष इनको हटा दिया गया था। तो ये सारे पद हमारे रिक्त हैं जिसपे नए लोगों की नियुक्ति होनी। रुद्रपुर में भारत नेपाल समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में नेपाल में 20 नवंबर को होने वाले आम चुनाव के साथ दोनों देशों के बीच में आपसी समन्वय बनाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही दोनों देशों के बीच नशे के साथ साथ मानव तस्करी, अपराधियों की आवाजाही पर रोक लगाने के साथ साथ सीमांकन के विवाद को निपटाने को लेकर भी बातचीत हुई। और इस बैठक में नेपाल के कैलाली और कंचनपुर जिले और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और चंपावत, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर और पीलीभीत जनपद के डीएम, सीडीओ और पुलिस के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। में चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर एक तो जो 72 घंटे की जो डेडलाइन है जिसमें लेके हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लोगों का जाना कंट्रोल कर लेते हैं। इसके साथ साथ ऐसी गतिविधियां जिससे कि वहाँ चुनाव प्रभावित हो, उसको लेकर भी सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है कि फ्लो ऑफ मनी या फ्लो ऑफ कोई ऐसी चीज़ जिनका इलेक्शन में दुष्प्रभाव या इस्तेमाल करके चुनाव प्रभावित किया जा सके, इन चीज़ों पर रोकथाम लगाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। Announced by our group leader, CD of Kanchanpur district. Basically, our main focus is to seal the border prior to election date. And secondly, we have how to control and share information among security personnel from both side, and to facilitate postal road and to control illegal trafficking of human trafficking, things trafficking, that such type of things have been discussed here. We have discussed in very cordial manner with our counterparts of 4 districts. Basically, we discussed on the management of the electoral security, and we agreed upon for sealing the border prior to the 72 hours of the election day. Accordingly, we discussed in various issues related with fair facilitations, friendly behavior with the people crossing the borders, and many other issues related with like forest, wildlife, mitigation. उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बने गोल्डन कार्ड की खामियों को लेकर एक कमेटी का गठन कर दिया है, जो कि कर्मचारियों, आश्रितों, रिटायर्ड कर्मियों को इस कार्ड से इलाज कराने में आ रही दिक्कतों को दूर करेगी। राज्य सरकार ने इस कमेटी में कर्मचारी संगठनों को भी प्राथमिकता दी है ताकि बातचीत कर सही रास्ता निकाला जा सके। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने सरकार के प्रयास का स्वागत किया है। दुर्भाग्य का विषय है, स्वास्थ्य प्राधिकरण के स्तर पर जो हिलावाली की जा रही है, जो बिलों को लेकर जो आपत्तियां लगाई जा रही हैं और हॉस्पिटल्स को अब तक इम्प्लीमेंट ना करना, ये बड़ा खेद का विषय है और 2 साल से लगातार हम लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब इस समिति के द्वारा हम लोग प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखेंगे और स्वास्थ्य मंत्री जी के स्तर पर चूँकि ये मामलों को निस्तारण होना चाहिए था, वो अब तक नहीं किया गया, अब प्राधिकरण पे छोड़ दिया गया और इसके बाद अब स्वास्थ्य निदेशालय पे छोड़ दिया गया। तो इसके बाद अगर नहीं होता है तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश का कर्मचारी इस गोल्डन कार्ड की खामियों को लेकर लामबंद होगा और सड़कों पर जाके अपने इस जायज मांग को, अधिकार को प्राप्त करेगा। दुर्भाग्य का विषय है। स्वास्थ्य
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नैनीताल के दौरे पर हैं। नैनीताल राजभवन में राज्यपाल कोश्यारी का जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात भी की। जब भी मुख्यमंत्री से बात होगी तो उनको भी वहां बुला करके, और वो यहाँ छोटे छोटे, यहाँ बड़े उद्योग लग नहीं सकते, पहाड़ में मैदानी में लग सकते हैं, तो उससे कैसे यहाँ लोग अपने घर में वापस आए। मेरे प्रयास है कि ऐसे जो इंटरप्रेन्योर्स हैं जिसको प्रधानमंत्री स्टार्टअप के रूप में शुरू करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाऊं। और मैं यहाँ इसीलिए आया आपके माध्यम से कि यहाँ से जनता से निवेदन करने कि वो इन कामों में आगे रुचि लें, आगे बढ़ाए, ये हमारी इच्छा है और आगे बढ़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस हमारे उत्तराखंड के प्रदेश को इतना अधिक महत्व दे रहे हैं कि वो पिछले जब से प्रधानमंत्री बने हों अनेकों बार केदारनाथ और बद्रीनाथ आए हैं, और आज मैं ऐसे अवसर पर आपके यहाँ आया हूँ कि जब वो कल हमारे फिर उत्तराखंड में आ रहे हैं। जब भी शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून के राजपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में लाइट एंड शो का शुभारंभ किया। इसी के साथ पार्क को जनता को समर्पित कर दिया गया है। इस दौरान मां गंगा पर आधारित 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है, जिसमें मां गंगा के स्वर्ग से धरती पर अवतरित होने तक की कहानी है और साथ ही उत्तराखंड को धरती का स्वर्ग दिखाया गया। इसके अलावा मां गंगा की उत्तराखंड को लेकर के अपने मन की बात दिखाई गई। इस मौके पर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि करीब 3.25 करोड़ रुपए की लागत से पार्क का जीर्णोद्धार किया गया है। इसका मुख्य आकर्षण लाइट एंड साउंड शो है और प्रतिदिन शाम को 200 लाइट एंड साउंड के शो दिखाए जाएंगे। इसका न्यूनतम चार्ज भी लिया जाएगा। एमडीडी द्वारा ये पार्क का जो सौंदर्यीकरण किया गया, जिसमें लाइट एंड म्यूजिक सिस्टम को भी यहाँ पे आज हम लोगों ने उसको देखा भी है और एक तरह से इसको हमने जनता को समर्पित भी किया है। और मैं देख रहा हूँ कि कितनी सुंदर जानकारियाँ, कितना बढ़िया जानकारियाँ उस सिस्टम से हमें मिल रही है कि हमारा उत्तराखंड, हमारी माँ गंगे को किस प्रकार से धरती पर लाया गया, किस प्रकार से गंगोत्री से लेके और गंगा सागर तक ये पूरे यात्राओं को कवर करते हुए आगे बढ़ रही है। तो जहाँ हमारे सिखों के यहाँ पर धाम है, वहीं हमारे 4 धाम हैं। अन्य हमारी जितनी भी प्रकार की हमारी कम्युनिटी है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ प्रदर्शित किया है। तो ये पर्यटन दृष्टि से भी और यहाँ के सुंदरता की दृष्टि से बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। कोटद्वार में लैंसडाउन वन प्रभाग में वन विभाग की टीम ने करीब 3 किलोग्राम जंगली जानवर का मांस जब्त किया है। लैंसडाउन वन प्रभाग प्रभागीय वन अधिकारी दिनकर तिवारी ने बताया कि देर रात सूचना के आधार पर घमंडपुर मवाकोट कोटद्वार के रहने वाले पुष्कर सिंह की गौशाला में दबिश देने पर 2 प्लास्टिक बैग में जंगली जानवर का मांस पकड़ा गया, जो कि स्थानीय सांभर का मांस बताया जा रहा है। वन विभाग लैंसडाउन की टीम की दबिश के दौरान मुख्य आरोपी पुष्कर सिंह फरार हो गया। उसकी धरपकड़ के लिए वन विभाग ने टीम गठित की है। हमें एक सूचना मिली मुखबिर से कि गांव में कोई जो है जंगली जो है जानवर का मांस लाया है। तो जब स्टाफ वहां गया तो आदमी तो वहां पर से फरार हो गया, लेकिन उसकी जो गौशाला है वहां 2 प्लास्टिक की थैलियों में मांस था, और जब उसको स्टाफ ने चेक किया तो वो ऐसा लगता है कि प्रथम दृष्टया सांभर का मांस है, और उसको सीज किया गया। उसको जो है फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और अभियुक्त के लिए दबिश दी जा रही है, उसको पकड़ के गिरफ्तार किया जाए। हमें एक सूचना मिली मुखबिर से 1 महीने से लापता बाघिन आखिरकार पार्क की पश्चिमी सीमा राजोजी रिजर्व में घूमती दिखाई दी। बाघिन बेरीवाड़ा रेंज में लगाए गए ट्रैप कैमरे में कैद हुई है। बाघिन के मिलने के बाद वन विभाग ने राहत की सांस ली है। पिछले 10 दिनों से वन विभाग की 4 टीमें बाघिन की खोज में लगी हुई थी। बाघिन के गले में दिसंबर 2020 में लगाया गया था सैटेलाइट रेडियो कॉलर भी सुरक्षित है और बैटरी खत्म होने से बाघिन की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। आपको बता दें कि करीब 1 महीने पहले रानी नाम की बाघिन लापता हो गई थी। अधिकारियों के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया था जो कि बाघिन की तलाश में जुट गई थी और इस दौरान बेरीवाड़ा और रामगढ़ रेंज में बाघिन के पदचिन्ह मिले।
माप लेकर इनका मिलान कराया गया है। दोनों रेंज में ट्रैप कैमरे बढ़ाए गए। अब बेरीवाड़ा रेंज के ट्रैप कैमरों में बाघिन की गतिविधियां कैद हुई हैं। हमारी टीमों ने पूरा सघन प्रयास करके उस पूरे इलाके की छानबीन करके बाघिन की लोकेशन, वहाँ से थोड़ी दूर एक इलाका है, वहाँ पर उसके पदचिन्ह तो मिल रहे थे, लेकिन अभी 2 दिन पूर्व कैमरा ट्रैप में भी उसकी फ़ोटो आ गई है, जिससे इसकी पुष्टि हुई है कि बाघिन उसी वन क्षेत्र में लेकिन किसी निकटवर्ती इलाके में उपस्थित है। मसूरी में उत्तराखंड पर्यटन एवं तीर्थाटन संरक्षण समिति और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने मसूरी के शहीद स्थल झूला घर के पास हो रहे अवैध निर्माण को लेकर बैठक आयोजित की और इस बैठक में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ गुस्सा व्यक्त किया गया। इस मौके पर एसडीएम मसूरी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। जो शहीद स्थल है उसको खुला होना चाहिए, ये ना हो कि वो बंद हो। यहाँ पे पर्यटक आते हैं, उन्हें पता लगना चाहिए जिनके बदौलत आज उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड हमें मिला, उन शहीदों के बदौलत उन्हें नमन करते हैं कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड को अपना बलिदान देके तब जाके ये बना है। तो उनका अपमान किसी भी तरीके का कि उनके ऊपर कोई छत कोई वो डाल दी जाए, फिर उसके ऊपर आदमी घूमते रहें, तो वही हमारा ये कहना है, इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मेरा ये कहना है, मैं भी देख रहा हूँ कि अगर ये ट्रॉली के बगल में जो बन रहा है, यहाँ पे पहले हवा घर होता था, जहाँ पर लोग वेटिंग करते थे, पर्यटक आता था, बैठता था, देहरादून का बहुत अच्छा व्यू बनता था। ये किस तरीके से नगर पालिका मसूरी ने इसको प्रस्तावित किया, कैसे ये बनाया और किसको ये अब जाएगा, ये किस्म से अगर ये लीज पे जाएगा या किसी अन्य को जाएगा तब तो ये बहुत बुरी बात है। तो सही उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच एवं अन्य लोगों की तरफ से कहना ये है, शहर के जो राज्य आंदोलनकारी है उनका कहना है कि ये जो शहीद स्थल है, शहीद स्थल पे कम से कम इस तरह की गतिविधि न हो कि जिससे शहीदों का अपमान हो। अब यहाँ पर नगर पालिका द्वारा ये जो निर्माण किया जा रहा है, इससे तो ये प्रतीत हो रहा है कि शहीदों को पीछे धकेल करके और अन्य गतिविधियों में शहीद स्थल को यूज किया जा रहा है। तो आज इसी वजह से एक बैठक हो रही है और नगर पालिका को भी हमने पत्र भेजा है और आज एसडीएम साहब से भी ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि शहीद स्थल का रखरखाव हो और इसमें शहीदों की स्थल की गरिमा बनी। उत्तराखंड एक बहुत बड़ा अनादिकाल का बांज का राष्ट्रीय पेड़, कब वो सुखा गया, वो पेड़ काट दिया गया है। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर अब टूरिस्ट कहाँ रहेगा, इतनी मसूरी में आप जानते हैं कि लगातार बारिश बरसात है, अब यहाँ पर पर्यटक कहाँ रहेगा। और एक नहीं 3 मंजिल कर दिया, ये 1 मंजिल इन्होंने पहाड़ काटा। मसूरी में पहाड़ काटना बिल्कुल वर्जित है, आप जांच कर लो। भयंकर पहाड़ों की काटने की मशीनें चली यहाँ पर, इससे हमारा शहीद स्थल पूरा हिल गया। सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट उत्तराखंड के जो आदेश हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। नगर पालिका ने समझ में नहीं आया कि कैसे नक्शा पास कराया। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। यहां मस्तराम घाट के पास 2 बाबाओं में खूनी संघर्ष हो गया। आपसी खूनी संघर्ष में एक बाबा की मौत हो गई है और पुलिस के मुताबिक 2 कुटियाओं के बीच सीमा विवाद को लेकर बाबा रामानंद और बाबा हरभजन दास के बीच विवाद हुआ था, जिसमें रामानंद की मौत हो गई। ऐसे में पुलिस ने हत्यारोपी हरभजन दास को गिरफ्तार कर लिया है। एक कुटियाओं के बीच के विवाद को लेकर इनका पहले भी वाद विवाद हुआ है, लेकिन इस प्रकार की कोई शिकायत, कोई भी कंप्लेन पुलिस प्लेटफॉर्म पे नहीं आई। जैसा अभी हमारे संज्ञान में आ रहा कि उन्होंने जो ये अलॉटमेंट करते हैं कुटियाओं का, उन तक बात पहुंचाई थी। तो आज पुनः इनका उस सीमा को लेकर के अपना झगड़ा हुआ। तो मजदूर भी इन्होंने लगाए थे, मजदूरों को हम जानकारी ले रहे हैं कौन मजदूर थे, क्या थे। तो अब झगड़े में इन्होंने वो जो बाबा हैं हरभजन दास, इन्होंने रामानंद सरस्वती जी की हत्या कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।